नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम विद अंकित @32 में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी में हम लोग जो है बालक के विभिन्न अवस्थाओं के विषय में शायद पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है वो है बालक का विकास। क्या है बालक का विकास? अब ये देखना ये है कि मुख्य रूप से बालक का विकास सांवेगिक कैसे होता है, भाषा कैसे होता है और सामाजिक कैसे होता है। ये सारे विकास किन किन अवस्थाओं में बालक किस किस तरीके से कितना कितना विकास होता है, जनरली यही सब हम लोगों को पढ़ना है। तो संवेग पहला हमारा टॉपिक है, यही सामयिक विकास। सामयिक विकास में शब्द आता है संवेग, ठीक है ना। क्या है? संवेग। तो संवेग क्या है? संवेग एक प्रकार के उत्तेजित होने की अवस्था है। क्या है? उत्तेजना उत्पन्न होना ही संवेग कहलाता है। और शरीर और मन जब समान रूपों से उत्तेजित हो जाते हैं तो यही संवेग है। अब इसको अंग्रेजी टर्म इमोशंस के नाम से भी डिनोट किया जाता है। क्या? इमोशंस। इमोशन में ई का मतलब इंटरनल होता है, मोशन का मतलब टू वॉक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंतरिक भावों या मानसिक अपने मन को गति प्रदान करना ही संवेग कहलाता है। तो ये जनरली होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्रदान करें उसको, ठीक है ना, ये नेचुरल होता है। इस प्रकार कह सकते हैं संवेदना एक प्रकार की प्राथमिक सूचना है जो विभिन्न नाड़ियों एवं तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और अंत में एक्टिविटी कौन कराता है? मस्तिष्क ही कराता है। शरीर और मन में एक साथ परिवर्तन होता है, जैसे भय की स्थिति में मन का उत्तेजित हो जाना, और उस समय जब भय आता है तो शरीर एक्टिव हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। इससे क्या होता है? शरीर में जो उसकी क्रियाशीलता है उसकी दर बढ़ जाती है। ओके। इसी प्रकार इसमें एक हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, लेकिन मैं जो इस मनोवैज्ञानिक का नाम ले रहा हूँ उसको आप ज़रूर ही ध्यान रखिए। उसका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा संवेग जो है व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की अवस्था है। सबसे सिंपल परिभाषा, यदि आप जैसे बीटीसी या बीएड कर रहे हो तो उसमें लिखा जाएगा संवेग क्या हो सकता है, पूछ लिया आपसे। अब टेट सुपर टेट में जनरली मतलब नॉर्मली तो नहीं आएगा, इन केस कभी आ ही सकता है, तब वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि उत्तेजित होने की अवस्था है। तो वुडवर्थ अगर आप कोटेशन वाइज लिख देंगे तो आपका नंबर और अच्छा मिल सकता है उसमें आपको। क्या है? संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की अवस्था है। इसी प्रकार रास कह रहे हैं संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। अब इसकी कुछ विशेषता जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने बताया ना, संवेग जो है उग्र होता है, ठीक, अस्पष्ट होता है, पहला विशेषता हो सकता है। अच्छा, ये आप सोचिए कि संवेग क्षणिक होता है या दीर्घकालिक होता है। अब आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ उदाहरण स्वरूप, जैसे आप क्रोधी रहते हैं तो क्या आप लंबे समय के लिए रहते हैं, कुछ देर के लिए? आप डरे रहते हैं तो लंबे समय के लिए या कुछ देर के लिए? आप किसी से नफरत करते हैं तो कुछ देर के लिए या लंबे समय के लिए? आप किसी से प्रेम करते हैं तो लंबे समय के लिए या कुछ समय के लिए? समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार हम कह सकते हैं लंबे समय तक नहीं होता है, आप समझ चुके होंगे, क्षणिक होता है। एक विशेषता ये है। इसमें क्या है? शारीरिक और मानसिक क्रियाएं एक साथ होती हैं, शरीर और मन दोनों एक साथ ही चलता है। व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है, अर्थात इंडिविजुअल होता है। जैसे कि मुझे गुस्सा है तो जरूरी थोड़ी ना है आपको प्रेम है तो जरूरी नहीं मुझे हो, ठीक है। संवेग का स्थानांतरण होता रहता है, आज है कल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और इससे आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन भी होता है। जिस प्रकार हमारा संवेग एक्टिव रहेगा उसी प्रकार हम समाज के विषय में सोचेंगे, और जिस प्रकार हम समाज के लिए करेंगे तो उसका सीधा ही तो मुझे मिलेगा, विपरीत थोड़ी ना मिलेगा। और संवेग जो है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। तो मूल प्रवृत्ति, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है मूल प्रवृत्ति। ये आपको याद रखना है। इसकी संख्या कितना है यही याद रखना है, एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा। इसकी संख्या है 14, जिसको कि मैकडूगल, लिखा नहीं जा रहा भाई साहब, क्या बताएं। मैकडूगल नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि इसकी संख्या कितनी है? 14। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद मूल प्रवृत्ति और संवेग
एक ही हैं, समझ रहे हैं ना। 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे पलायन, युयुत्सा, मुक्ति, संतति, इच्छा। यदि आप लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। युयुत्सा, मुक्ति, संतति, इच्छा। संतति इच्छा समझ रहे हैं ना। शरणागति, काम प्रवृत्ति, इसको तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। जिज्ञासा, दीनता, आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, भोजन की खोज, संग्रहण, रचनात्मकता और आमोद प्रमोद या प्रसन्नता। इसी को संवेग के रूप में कहें। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कौमुकता, आश्चर्य, आत्महीन, स्वाभिमान या आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृत्यभाव और आमोद। ठीक है ना। तो संवेग या मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? 14। अब चूँकि हम विभिन्न अवस्थाओं के विषय में पढ़ चुके हैं, तो अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संवेग, इसका जो है विकास विभिन्न अवस्थाओं में कैसे होता है, फैक्टर अफेक्टिंग कारक क्या है इसके। तो पहली अवस्था हमने क्या बताया था, सोचिए, नहीं समझ में आ रहा है। शैशवावस्था। कौन सा? शैशवा। दूसरा बाल्या, तीसरा किशोरा, सॉरी प्रौढ़ा नहीं, किशोरा है। अच्छा हाँ, मैंने एक वीडियो में चौथी अवस्था का भी नाम लिया था, प्रौढ़ावस्था। तो जो कि किशोरावस्था के बाद से शुरू होती है। ये कुछ एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, लेकिन आपको 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी है तो 3 ही लगाएंगे, आप चौथा नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगर आप कहीं समझाने के लिए किसी को बता रहे हैं तो वो ठीक है। अब ये विवाद का विषय है, इसलिए किस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको PhD नहीं करना है, आपको याद ही रखना है। तो कौन कौन सी अवस्था? शैशवा, बाल्या, किशोरा। टाइम पीरियड में बता ही चुका हूँ। तो शैशवावस्था में जो सामवेगिक विकास कैसे होता है, देखो संवेग जो है उसका विकास जन्म के साथ ही हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था में चेंजिंग आती है, समय बढ़ता रहता है, तो आपका जो विकास है वो भी बढ़ जाता है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि गर्भावस्था में इसका विकास आरंभ हो जाता है। तो अब शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक है, तो जो 0 का मतलब है बच्चा जन्म जब उसका होता है वो अवस्था। तो जन्म से पहले उसकी आयु जो है गर्भ में लगभग 9 माह रहता है। ठीक है। तो 9 माह, जब 0 से 9 माह जो अवस्था है वो जो है क्या कहते हैं इसको, सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं कि इसी में उसका विकास होने लगता है। गेट्स दूसरे मनोवैज्ञानिक उनका कहना है कि प्रारंभ में संवेगात्मक प्रतिक्रिया एक सामान्य उत्तेजना मात्र होती है। इसी प्रकार ब्रॉड्स हैं, वो कह रहे हैं कि नवजात शिशु में धैर्य, क्रोध और स्नेह केवल 3 ही संवेग होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्रॉड्स का कथन है ये। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग, तो इसके भी वही होंगे जो मैं बताया था। जैसे कि एक तो हमने बताया था वातावरण या एनवायरनमेंट, और दूसरा मैंने बताया था वंशानुक्रम या जेनेटिक। ठीक है ना। इसी में सारे जो है विकास या जो भी प्रभावित करने वाले कारक यही हैं। जितने भी आप सोच लें, एक्स्ट्रा आप सोच पा रहे हैं तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं उसको इसी दोनों में कहीं ना कहीं सेट कर दूंगा। ठीक है ना भाई। अब बात आती है बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था में इसका विकास कैसे होता है। अब बाल्यावस्था में यदि विकास को देखा जाए तो इसमें क्रोल एवं ब्रूस कह रहे हैं। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्रोल एवं ब्रूस हैं एक। तो उन्होंने कहा है कि संवेगात्मक विकास का यह अनोखा काल है। मतलब इसमें जो चेंजेस आते हैं वो सरप्राइज जो एकदम होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं। और इसको मतलब इस अवस्था में जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कारक भी वही हैं, एक वातावरण, दूसरा वंशानुक्रम। अब आपको मैं कुछ जनरली कारक बता देता हूँ, आप लोग इसको बिठाइएगा, दोनों में ही कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, ये वातावरण से भी प्रभावित होता है और जेनेटिकल भी प्रभावित होता है। अब देख लीजिएगा आपके आस परिवेश में कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई स्लिम है, जैसा भी हो। ठीक है। घर का वातावरण भी इससे प्रभावित होता है। विद्यालय का वातावरण क्या है, इससे भी आपका समय प्रभावित होता है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपकी सोशल कंडीशन क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आप थकान में, स्ट्रेस में है नहीं है, और आपके जो माता पिता हैं उनका अप्रोच क्या है आपके प्रति, इससे भी संवेग प्रभावित होता है। इसी प्रकार क्रो एवं क्रो कह रहे हैं जो सामाजिक एवं सांवेगिक स्थितियों में घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात
जो संवेग है और समाज है वो एकदम समाज, इसमें घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे? यदि आप किसी के प्रति नफरत की भावना रखते हैं, घृणा की भावना रखते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको सामने वाला उपहार देगा? नहीं। अब ऐसे 14 ही संवेगों के बारे में या मूल प्रवृत्तियों के बारे में एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये क्रो एवं क्रो का स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा है, संवेग के बाद जो है बालक का जो विकास होता है वो भाषा का होता है। भाषा क्या है? सोचिए, सोचना ज़रूरी है क्योंकि आप मनुष्य हैं और आप सोचने योग्य प्राणी हैं। तो भाषा क्या है? भाषा व्यक्ति के या प्राणी के भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। अच्छा, वाणी क्या है? वाणी जो है भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरे को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं, ये तो वाणी हो गई। अच्छा, बोली, आप लोग बोली जानते हैं ना? अपने यहाँ कहते हैं ना कि हर 1 किलोमीटर पे अपनी बोली चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे आपके गांव में या शहर में जो बोला जा रहा है, आप 2-4 किलोमीटर दूर चले जाइए गांव या शहर में, चेंज हो जाएगा। पानी और बोली दोनों चेंज होते हैं। अब आपको यहाँ पर परिभाषाएं नहीं याद करना है, याद करने वाली जो चीज़ है वो भाषा का विकास किस अवस्था में बालक किस तरह से जो है सीखता है, उसका लैंग्वेज कैसे डेवलप होता है। अब 2 भागों में भाषा को बांटा जा सकता है, एक तो भाषा का प्रारंभिक स्वरूप और दूसरा उसका वास्तविक स्वरूप। एक प्रारंभिक, दूसरा वास्तविक। प्रारंभिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो किस तरह से बातचीत करता है। जैसे बालक नहीं कहेंगे, हम शिशु कह सकते हैं। उसको भाषा को सीखने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। जरूर ये थोड़ी, ये बताइए कोई एक एग्जांपल आपके समाज में, आपके आस परिवेश में कोई एक सिंगल एग्जांपल हो कि जो जन्म के समय से ही बोलना शुरू कर दे। एक किंवदंतियों में होता है कि वो पैदा हुए थे तो ऐसा हो गया था, ऐसा वैसा हो गया होगा, बाकी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों पर, बाकी जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जैसे क्या करता है, बच्चा रोता है। अच्छा, उसके रोने का कारण क्या है बताइए? उसके रोने का कारण वाटसन कह रहे हैं, और ये सही भी है, आप भी समझ सकते हैं इसको। वाटसन कह रहे हैं कि उसके रोने का कारण भय, भूख और थकान होती है। भय, भूख और थकान ये संवेग ही है। फिर रोता है और कैल्टिंग करता है, ठीक। कैल्टिंग मतलब वो हाथ पाथ चलाता रहता है ना, हाथ पर आप ना देखिए तो वो मूव करता रहेगा, वो कैल्टिंग है। खिलौना छीनना, और कभी कभी सो रहा हो तो ऐसे हाथ मतलब बहुत जल्दी हाथ इधर उधर झीटेगा, और या दर्द में होगा। फिर क्या करता है, बबलिंग करता है। बबलिंग मतलब बड़बड़ाना, बबलिंग, ठीक। बड़बड़ाता रहता है और अपने हाव भाव और संकेतों के माध्यम से वो बताता रहता है कि मुझे ये चाहिए या ये ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति क्या है। वाणी और भाषा उसे कहा जाता है जिसे बोलने पर दूसरे उसका अर्थ सही सही समझ सकें। जैसे यदि मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ों को, तो जो मैं बता रहा हूँ क्या आप उसी प्रकार समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो ये मेरी वास्तविक अभिव्यक्ति है, ये मेरी वास्तविक भाषा है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहले वास्तविक भाषा को उच्चारित करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? शब्द भंडार होना चाहिए। फिर वाक्य निर्माण करें, शुद्ध उच्चारण करें। शुद्ध उच्चारण आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं या समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शुद्ध नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक फॉर्म आता है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसका फॉर्म भर के एक बार पेपर दे दीजिएगा, मेंस तक दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, ठीक है। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि केवल नवीन शब्दों की सीखने से नहीं होती है, अपितु पुराने शब्दों का नवीन अर्थ लगाने से भी होता है। ध्यान रखिए, एक एक शब्द के कई मतलब हैं। हालांकि हिंदी में यदि सही से देखा जाए तो एक शब्द की केवल एक ही मतलब है। ये हिंदी साहित्यकारों ने और हिंदी व्याकरणविदों ने इसको सिद्ध कर दिया है। जैसे पानी और जल, ठीक। अब कहने के लिए तो हम पानी का मतलब कुछ भी लगा सकते हैं। एक वो पानी जो कहते हैं कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है ना, जिसको कहते हैं औकात।
और दूसरी ये है कि पानी का मतलब जल होता है, ये तो मतलब होगा, लेकिन पानी का और जल दोनों का मतलब अलग है, ध्यान रखिएगा। कभी जब हिंदी क्लास में लूँगा तो इन सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बता दूँगा। थॉमसन और लिप्सिस नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा 10 शब्दों से लेकर 80,000 शब्द तक, जो 10 शब्द है वो 18 माह का जो है शिशु सीख जाता है, और 80,000 शब्द जो है वो 12 वर्ष का जो है शिशु नहीं कहेंगे, बालक सीख जाता है। ये थॉमसन और लिप्सिस नामक मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। हर्लॉक ने कहा है कि जो शब्द भंडार सीखने की क्षमता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक सामान्य शब्द भंडार और दूसरा विशिष्ट। कुछ वर्ड हैं जो बहुत कॉमन यूज होने लगते हैं, और कुछ वर्ड हैं जो विशिष्ट जगहों पर विशिष्ट प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, भाषा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? बस सिंपल 2 ही कारक। कौन कौन? वातावरण। आपको ये चीज़ तो ध्यान में ही रखना है, कोई कारक आएगा 2 ही आएगा, वातावरण और वंशानुक्रम या जेनेटिकल, ठीक है ना भाई। तो अब आपका जो नेक्स्ट विकास है वह है सामाजिक विकास। कौन सा विकास? सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास कैसे है और किन किन अवस्थाओं में बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है? तो समाज क्या है, विकास क्या है, पहले तो समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, समाज एक लोगों से मिलकर बनेगा, चाहे वो मनुष्य हो या जंतु हो, ठीक है, कोई भी, हर का अपना अपना एक समाज होता है। और किसी सिंगल कंटेंट की होने की वजह से समाज बनेगा नहीं, अर्थात कम से कम 2 या 2 से अधिक समूह में जब व्यक्ति या जंतु रहेंगे तो जो है वो समाज कहलाएगा। और समाज को होने के लिए केवल यही आवश्यकता नहीं है, वो तो जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा समाज क्या है, कैसे है, वो तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। मैं फिर पहले ही कह चुका हूँ, आपको PhD नहीं करनी, आप अपना एग्ज़ाम निकालो, जॉब लो और बगल हो जाओ। अगर दे पाओ तो समाज को कुछ दो जो आप पाए हैं, ठीक है। तो सामाजिक विकास का तात्पर्य है कि समाज की परंपराओं, मान्यताओं तथा संबंधों का निर्वहन करना तथा समाज में समायोजन स्थापित करना है। आप समाज में एडजस्ट करें और जो चीज़ आप सीखें और समाज तक पहुंचाएं, ये है। सामाजिक विकास के 3 स्टेप हो सकते हैं। अब वो स्टेप क्या है? समाज के अनुरूप व्यवहार सीखना। समाज जैसा है, जैसा समाज व्यवहार कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से आप व्यवहार करें, तभी अगर आप सामाजिक प्राणी कहलाएंगे, ठीक है। पता लगा आपका समाज है, वहाँ पर सभी लोग संयुक्त रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आप एकाकीपन में रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो आप वो कहेगा कि ये सामाजिक नहीं, समझ में आ जाएगा। कहते हैं ऐसे भी लोग। समाज के अनुकूल भूमिका का निर्वाह करना, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस हिसाब से आप अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। अच्छा, एक टर्म दे रहा हूँ आपको, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, दोनों का डिफरेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। तो सामाजिक अभिवृत्ति का विकास क्या है? अभिवृत्ति का संबंध क्या है कि आपकी मनस्थिति, ठीक है, आपकी सोच किसी के प्रति सकारात्मक है नकारात्मक है, उसका विकास समाज के अनुरूप ही होना चाहिए। अब इसके भी 3 अवस्थाएं होंगी सामाजिक विकास के भी। कौन कौन? शैशवा काल में बालक या शिशु किस प्रकार से सामाजिक विकास करता है, बाल्या और किशोरा, और विकास जीवन पर्यंत होता है, ध्यान रखिएगा। विकास कभी खत्म ना होने वाली एक प्रक्रिया है। वृद्धि तो आपकी रुक सकती है लेकिन विकास कभी नहीं रुकेगा, ध्यान रखिएगा। आपकी लंबाई, आपके शरीर की लंबाई तो रुक सकती है एक समय के बाद, लेकिन आपकी जो सोच है वो नहीं रुकने वाली है। या तो अच्छी हो जाएगी या तो गंदी हो जाएगी, 2 में से कोई होगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अभिवृत्ति पर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं। और ये बहुत सत्य कथन है कि जिस प्रकार आप सोचेंगे ठीक उसी प्रकार आपका मन बन जाएगा और आप हो जाएंगे। तो हर्लॉक कह रहे हैं कि 3 माह की आयु के बच्चे चलते फिरते या गतिशील लोगों को देखने का व्यवहार करते हैं। यदि आप वॉक कर रहे हैं, आपके यहाँ छोटा सा शिशु है, तो आपको एक्टिविटी पर वो ध्यान दे रहा है।
मैं बताया था सभी में अवस्थाओं में पूर्व होता है और बाल्या भी उत्तर भी होता है। जैसे पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, मैं आपको इसका टाइम पीरियड भी बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे उत्तर के भी होंगे पूर्व और उत्तर, बाल्या के भी होंगे पूर्व उत्तर, किशोरा के भी होंगे पूर्व और उत्तर। पूर्व बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है कैसे है, शिशु के बारे में तो बता दिए, बहुत ज़्यादा सामाजिक विकास नहीं होता है, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्यों, और आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं बस, बाकी वो रोना गाना हंसना खेलना वो अकेले मस्त रहते हैं। लेकिन जो बाल्यावस्था है मैं उसको पहले ही बता चुका हूँ आपको कि समूह की अवस्था है, टॉयज है, गंदगी की अवस्था है, ठीक है। हल्ला कर रहे हैं इस अवस्था के विषय में, पूर्व बाल्यावस्था के विषय में, कि शिशु जो है दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और खेल के साथियों के वस्तुओं में अपनी साझेदारी बनाना सीख जाता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे या आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस एज में आते हैं तो प्राय यह होता है कि अगर कोई खेल का कोई किट आता था, जैसे मेरा जो शौक़ था वो क्रिकेट खेलने का था, तो जो गांव के कुछ सदस्य मिलते थे अपने फ्रेंड सर्कल के, तो होता था आज यार बैट लाया जाए, आज बॉल लाया जाए, तो किट आती थी तो उसमें डोनेट किया जाता था कि हाँ भैया आपका इतने रुपए का सहयोग है, मेरा इतने का, तो मैं भी खेलूँगा, ऐसे होता था। तो ये समूह की एज है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है ना। और ग्रुप एज कहते हैं, इसको मैं बता ही चुका हूँ। फिर क्या है कि हर्लाग ने कहा है कि बच्चे प्राणों के साथ कम से कम रहना चाहते हैं। जो बाल्यावस्था में है ये जो है प्राणों के साथ रहना ही नहीं चाहते। कुछ बच्चे किशोरावस्था में थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ हैं। और किशोरावस्था में पहले ही बता चुका हूँ कि ये किशोरावस्था जो है बहुत ही खतरनाक अवस्था है। स्टैनले हाल ने क्या कहा था, यह अवस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, ये विद्रोही अवस्था है। आपके फादर मदर पेरेंट्स कुछ भी कहेंगे, आपका समाज कुछ भी कहेगा, आपको पसंद नहीं तो खराबी है, भले ही वो समाज के लिए अच्छा हो, लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप विद्रोह कर लेंगे। जैसे नया सिस्टम जो आजकल प्रेम प्रसंग होने लगता है, लड़के पढ़ने जाते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है। हालांकि मैं तो सलाह यही दूंगा कि यदि आप सच्चे मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो जब तक आप जॉब न पाएँ कम से कम तब तक तो यहाँ करें, नहीं तो पता लगा ये मूवी में होता है ठुकरा के प्यार, मेरा प्यार इंतकाम देखोगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। इंतकाम नहीं है, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा बच्चा, इसमें इंतकाम नहीं देख ही नहीं पाओगे, समझ लो। तो पढ़ाई कर रहे हो तो केवल यही करो, बाकी समाज से मिलते रहो, ऐसी एक्टिविटी से दूर रहो जिससे तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, ओके। अब आते हैं उत्तर बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था में होता है वो मैच्योर वे में होने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में, बस इतना ही। किशोरावस्था में पहले ही बता चुका हूँ, तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था है, इसलिए इस अवस्था में पेरेंट्स को बहुत ही संवेदनशील तरीके से अपने समाज, अपने बच्चे, अपने परिवार को गाइड करना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि जिससे सामने वाला बच्चा जो है पैनिक हो जाए और विद्रोही हो जाए। और यह जो अवस्था है ये रचनात्मक तथा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। वो बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। उसकी गोद में प्रलय भी है और निर्माण भी है। तय आपको करना है, आपके पेरेंट्स को करना है कि वह निर्माण करेगा या प्रलय करेगा। समझ में आ रहा है ना। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ये जैसे सारे स्टेप में बताया हूँ वैसे ये भी स्टेप है, जिसमें कौन सा हो सकता है। इसमें हमारा है वातावरण, हमारा परिवेश कैसा है। वातावरण का अलग से टॉपिक लाऊंगा, मतलब साइकोलॉजी के बेस पर। बाकी एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा तो वो अलग विषय है, ठीक है। वहाँ वातावरण, यहाँ के वातावरण में अंतर है। और दूसरा है वंशानुक्रम। यहाँ वातावरण से संबंध ये है कि हमारे आसपास का परिवेश, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा घर परिवार स्कूल, ठीक है ना, समाज, ये यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे जो क्रिएट होता है एनवायरनमेंट, वो वातावरण से यहाँ से संबंध है। और वंशानुक्रम का संबंध पहले ही बता चुके हैं, उससे संबंधित ये जो है वंशानुक्रम का है। जैसे मान लेते हैं कि
आप बहुत कुशाग्र हैं तो कुछ हद तक हो सकता है कि कुशाग्र का मतलब बुद्धि आपकी तेज है, तो इसमें ये संभावना ज़रूर है कि आपके जेनेटिकल आपका इफेक्टिंग होगा और आपका परिवेश सही होगा, तभी आप इस योग्य हैं। अगर ये निगेटिव में है तो ये दोनों निगेटिव होगा, तभी ऐसा कुछ। हालांकि मैं तो यही कहूँगा, मेहनत से सब कुछ संभव है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं सच्चे मन से तो संघर्ष आपके जीवन में बहुत है। आप मेहनत और संघर्ष करेंगे, सफलता आपका कदम चूमेगी। आपको यह तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ और यह कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को आपको सोच सोच के पढ़ना है। ऐसे ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसका वीडियो वो क्या कहते हैं 1.5 या 2x में करके और स्पीड से पढ़ा दिए, सुन लिए, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। मेरा ही नहीं, किसी का भी वीडियो देखिए, इतना से देखिए। और जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए रिलायबल है और ये निश्चित तौर पे आपके जो है एग्ज़ाम में फंसेगा क्वेश्चन इससे। और आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ते रहना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।